गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आपका स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का 44th लेक्चर। 44th लेक्चर में मैं आज आपको कॉमन इमीटर का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। मैं बता देता हूं अभी आज की वीडियो में क्या क्या होगा। ठीक है, आज की वीडियो में कॉमन इमीटर का कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। दूसरा, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच बताएंगे। ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है ये पढ़ाऊँगा। दूसरा, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह कैसे काम करता है ये बताऊंगा। ये पहला, ये दूसरा, तीसरा। ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का मोस्टली यूज्ड होता है, ऐसा क्यों, क्वेश्चन आया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा तीनों कॉन्फ़िगरेशन में कौन ज़्यादा यूज होता है तो कॉमन इमीटर का, क्यों ये बताऊंगा। चौथा, ठीक है, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर में क्या माने इनके बीच कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। मेरा टोटल 4 यहाँ पर आपको दिख रहा है जो कि मैं इस पूरे लेक्चर में कंप्लीट कराऊंगा। 4-5 है, एक तो ये और 4 ये। अगर थोड़ा वीडियो लंबा भी हुआ तो हम लोग कर लेंगे इसको, आज 50 मिनट तक वीडियो जाएगा। ठीक है, कोशिश करूँगा कि उसके अंदर में आपका हो जाए। तो ये मेरा आज का टॉपिक है, कंसंट्रेट कीजिएगा आज के टॉपिक में अच्छे से। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हम सबसे पहले इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन को बता रहे हैं। इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपके पास दिख रहा है। तो आपको याद दिला दूं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यदि आप कॉमन बेस का पढ़े हुए हैं तो कॉमन इमीटर का भी वैसे ही बनेगा, क्योंकि कॉमन इमीटर में भी यहाँ एक जंक्शन है और ये देखिए ये N और P के बीच में PN जंक्शन डायोड है। सेम लैंग्वेज एकदम कॉमन बेस की तरह ही होगा। कॉमन बेस का फिर से एक बार देखिए या कॉपी पलटिए कॉमन बेस का, देखिए उसमें भी लिखे हैं 0.7 से कम होगा तो जंक्शन नहीं टूटेगा, केवल लीकेज करंट आएगा। किस तरीके से लीकेज करंट होता है देखिए, यहाँ से बहुत कम करंट अक्ष ये है, वोल्टेज इधर है, बढ़ते बढ़ते मान लिया ये 0.7 वोल्ट है तो यहाँ तक आएगा और यहाँ पर जंक्शन टूटेगा 0.7 पे। एट वी बराबर 0.7 जंक्शन ब्रेक है, जंक्शन टूटेगा और ढेर सारा इलेक्ट्रॉन ऊपर गिर जाएगा, इसकी वजह से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, ये आपका 0.7 पे आके टूटा। ठीक है, यहाँ देखिए ये डॉट 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 13 लाइन बन रहा है, ये आपका 0.7 हुआ, 0.7 वोल्ट। जैसे जैसे हम और आगे बढ़ाएंगे 0.8 और वोल्टेज बढ़ेगा, 0.9 और 0.1 2 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। VB का मान बढ़ने पर वोल्टेज बढ़ता है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाते समय इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में ग्राफ बनता है। IB और VB के बीच में, IB और VB के बीच में ग्राफ बनता है। क्योंकि IB करंट बहुत छोटा होता है इसलिए हम लोग यहाँ पर माइक्रो एम्पियर में करंट लिए हैं। ठीक, चलिए, यदि मैं VB का मान बढ़ाऊंगा तो IB बढ़ रहा है सर, IB ये है तो IB बढ़ रहा है। लेकिन ये ग्राफ एक स्टूडेंट का है, मैंने आपको एक बात लिखा है कि इसमें कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट यानी VC को कांस्टेंट लेना है। तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं चाहता हूँ VC कांस्टेंट रहे। तो मैं VC का मान, मैं सबसे पहले VC का मान लेके चल रहा हूँ आपके पास कितना, 15 वोल्ट। कितना वोल्ट, ज़्यादा वोल्ट लेके चल रहा हूँ, 15 वोल्ट। ठीक है, ये आपकी मर्जी, 5 वोल्ट लेके चलिए, 5 वोल्ट। कितना वोल्ट, मेरी मर्जी, कितना वोल्ट, 5 वोल्ट लेके चलेंगे। ठीक है, कितना लिया मैंने, 5 वोल्ट। 0 ले सकते हैं, ये 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, जो लेना चाहते हैं आपकी मर्जी है, कुछ भी ले सकते हैं। मेरे को कांस्टेंट रखना है इसको, मतलब जो आप लेंगे उसको चेंज नहीं होने देना है अभी फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट में। अब देखिए इसको 5 रख दिए, फिक्स कर दिए 5, छूना भी नहीं है इसको। किसको नहीं छूना है, VC को। मैंने लिखा VC कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। अब इसका मान बढ़ाइए, इसका मान 0.7 से कम रखिएगा, जंक्शन नहीं टूटेगा, करंट लीकेज करंट फ्लो करेगा। लेकिन जैसे जैसे VB का मान 0.7 के बराबर होगा जंक्शन टूटेगा और करंट फ्लो करेगा। यानी ये जो ग्राफ बना यहाँ पर VCE बराबर वह लड़का लिखेगा जो बनाया इसका, वो 5 वोल्ट लिखेगा। ठीक, चलिए इसका एक्सपेरिमेंट हो गया सर बहुत आसानी से। यहाँ से यहाँ तक जंक्शन नहीं टूटा इसलिए लीकेज करंट होता है, और यहाँ जंक्शन टूटने के बाद करंट फ्लो कर रहा है इसलिए तेजी से करंट फ्लो करेगा। अगला सुनिए, यदि मैं दूसरा स्टूडेंट से पूछता हूँ तो बोलता है नहीं सर हम 5 नहीं लेंगे, हम 10 लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है। नहीं, कोई दूसरा स्टूडेंट ग्राफ बना रहा है, क्योंकि मैंने बोला था इसको कांस्टेंट रखने के लिए, थोड़ी बोला था कि 5 रखने के लिए। एक स्टूडेंट 10 रखा हुआ है, एक 5, मैं रखा था 5, आप रखे 10 रखे, तो क्या होगा सर, 10 रखने से क्या होगा देखिएगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा। तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा तो बेस करंट क्या होगा,
इसको समझना है, क्योंकि हमको बेस करंट का ग्राफ बनाना है। किसका ग्राफ बनाना है? इसको बढ़ाइएगा। अरे भाई 5 से 10 हुआ, 10 हुआ तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो क्या बढ़ेगा? कलेक्टर करंट बढ़ेगा, तो बेस करंट घटेगा। अरे सर फॉर्मूला होता है IB प्लस IC बराबर IE। ठीक है, अब मान लो इसका मान 5 है, इसका मान 1 है, इसका नाम 4 है। अब बताओ 4 और 1 कितना हुआ? 5। तो ये तो वही रह गया मेरा इमीटर करंट तो वही रह गया ना। यदि मैं यहाँ का वोल्टेज बढ़ाऊंगा, सोचिए, दिमाग लगाइए, ये वाला वोल्टेज पहले कितना था? 5, अब कितना हो गया? 10। 10 होने के कारण कलेक्टर करंट क्या होगा? कलेक्टर करंट बढ़ जाएगा, 4.5 हो जाएगा। अब देखिए ये 4.5 और ये 5, तो इसका मान कितना रखें कि दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा? ये 0.5। तो अब बताइए इसका मान बढ़ गया, यानी कलेक्टर करंट का मान बढ़ गया, तो IB का मान क्या हो गया आपके पास? घट गया, बेस करंट घट गया। यानी कि जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ जाएगा सर। तो घटना मतलब देखो IB ये है और ये है, तो घट रहा है, मतलब इधर VCE बराबर कितना लिखेंगे? 5 वोल्ट के बाद यहाँ 10 वोल्ट लिखेंगे। एक लड़का बोला नहीं सर 15 लेंगे, 15 मतलब और ज़्यादा करंट, कलेक्टर करंट बढ़ गया, यानी मेरा 4.7 हो गया। 4.7 हुआ तो इसका मान कितना हो जाएगा? 0.3 और कम हो गया, यानी वो ग्राफ ऐसे दिखाएगा। उसका ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा, VCE बराबर 15 वोल्ट। यही बात बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे VCE का मान हम लोग इंक्रीज करते हैं, बेस करंट घटता है। लिखिए इफ़ VCE इंक्रीजेज, ठीक है, देन IB डिक्रीजेज। VCE का मान बढ़ रहे हैं तो IB का मान घट रहा है। तो ये 3 स्टूडेंट का ग्राफ यहाँ पर हम बनाए। ठीक है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बात समझना होता है। बाकी तो ग्राफ PN जंक्शन डायोड का है, इसलिए इजी वे में आप बना लेते हैं। मान नहीं लिखना है क्योंकि हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू पर कभी बात नहीं करते हैं, ये प्रैक्टिकल चीज़ है और लैब में जाइएगा तब एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। अब आइए इस ग्राफ से हमें क्या मिला? इस ग्राफ से हमें इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट है, तो इससे हमें इनपुट रेसिस्टेंस प्राप्त होगा। इनपुट रेसिस्टेंस कितना होगा? तो इनपुट वोल्टेज बटा इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज बटा इनपुट करंट। हाँ, इनपुट वोल्टेज बटा इनपुट करंट। इनपुट वोल्टेज कितना है आपके पास? VBE और इनपुट करंट कितना है आपके पास? IB। तो इस तरीके से इनपुट रेसिस्टेंस, इसे हम लोग RI इनपुट रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, अति कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो ये ग्राफ भी बना लीजिए साइड में, और ये सर्किट, ये पूरा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आपके पास हुआ। ठीक, चलिए इस ग्राफ के बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनेगा? आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, यानी IC और VC। IC मिली एम्पियर में होता है, ठीक है, इसलिए IC और VC के बीच में बनेगा। लेकिन जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का बनाते हैं तो इनपुट के करंट को कांस्टेंट रखते हैं, यानी IB कांस्टेंट हो जाएगा। क्या कांस्टेंट होगा? IB कांस्टेंट। मैं दिखाता हूँ। अब आइए जब VC, अब ग्राफ बनाना शुरू करें। ग्राफ में क्या होता है? हम लोग जीरो करंट शो करते हैं, इसलिए पिछले वाले में भी जीरो करंट खोजना चाहे थे। तो VC का मान 0 कीजिएगा तो IC का मान 0 हो जाएगा। सर कैसे 0 होगा? सोचिए ना, VC का मान 0 कीजिएगा तो भाई यहाँ इन दोनों के बीच में कैसा करंट? I और IC, और I और IC दोनों लगभग बराबर होता है। सर जब बैटरी नहीं दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ नहीं होगा। ठीक है, आप बोलेंगे जंक्शन टूटेगा तो क्यों नहीं होगा? नहीं फ्लो होगा क्योंकि बैटरी नहीं है। इमीटर और कलेक्टर, इसके पहले इमीटर कलेक्टर नहीं था सर, आप याद कीजिए। कलेक्टर और बेस था, कॉमन बेस पढ़ रहे थे ना, इसलिए बेस तो खींच लिया। इमीटर जितना तेजी से बहेगा उतना फास्ट दौड़ेगा, तो यहाँ बेस करंट छोटा करंट है, इसीलिए यहाँ पर ये दोनों करंट नहीं फ्लो करेगा। यानी VC बराबर 0 होगा, यानी ये वोल्टेज 0 होगा तो IC का मान 0 होगा। एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं पर समझना है, और इसीलिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन होता है। ठीक है, इसके पहले मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन बेस में पीछे से लिया था, याद है? यहाँ से ऐसे गए थे क्योंकि उसमें 0 नहीं होता था। बेस करंट, इमीटर करंट 0 नहीं होता था। यहाँ पर बैटरी नहीं लगाने से एकदम इमीटर करंट 0 हो जाएगा। इमीटर करंट 0 होगा तो कलेक्टर करंट भी 0 हो जाएगा। ठीक है इसलिए स्टार्टिंग कहाँ से होगा? ओरिजिन से होगा, यानी VC बराबर 0 और IC बराबर 0 ओरिजिन को इंडिकेट करता है। यहाँ तक तो हो गया, ये पहला पॉइंट। दूसरा, यदि मैं VC बढ़ाऊंगा तो IC भी बढ़ेगा, तो VC बढ़ाऊंगा तो IC बढ़ेगा। तो देखिए VC बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाएंगे VC सर, देखिए बढ़ाए तो IC बढ़ाए इतना ऊंचा, बढ़ने के बाद ये ग्राफ ऐसे कांस्टेंट हो जाएगा। कैसे, क्यों कांस्टेंट हो जाएगा? ठीक है, तो हम लोग किसके VC, क्योंकि IC करंट एक लिमिट तक वो थोड़ा बढ़ेगा और उसके बाद IC बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि I करंट आगे है, और I और IC में बहुत माइनर डिफरेंस होता है, और वही ग्राफ थोड़ा टेढ़ा दिखता है। ठीक है, दूसरा ग्राफ, दूसरा आगे बढ़ रहे हैं। यदि मैं
ये एक स्टूडेंट का ग्राफ हुआ, उसने IB का मान रखा, बोला IB का मान कितना रखा बता देता हूँ। IB का मान रखा, ठीक है, 10 माइक्रो एम्पियर। कितना रखा था? 10 माइक्रो एम्पियर। ये एक स्टूडेंट का ग्राफ हुआ। ठीक, दूसरे स्टूडेंट के ग्राफ पे चलते हैं। दूसरा बोला नहीं सर, हमको तो भारती सर बताए हैं कि IB का मान कांस्टेंट लेना है, तुम 10 लिए हो तो हम 20 लेके चलते हैं। वो 20 माइक्रो एम्पियर ले लिया। कितना ले लिया? 20 माइक्रो एम्पियर। 20 माइक्रो एम्पियर लेगा तो यहाँ से ऊपर की ओर करंट फिर आप बढ़ाइए, ठीक है, तो कलेक्टर करंट थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर ग्राफ ऐसे बढ़ेगा और यहाँ IB का मान, ठीक है, कितना होगा? 20 माइक्रो एम्पियर। थोड़ा बढ़ जाएगा। IB का मान 20 माइक्रो, IB बढ़ाइएगा तो IC भी बढ़ेगा, IB बढ़ाइएगा IC बढ़ेगा, नहीं IB बढ़ाइएगा तो ऑब्वियस सी बात IE भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? IE बढ़ेगा, और I बढ़ेगा तो IC भी बढ़ेगा। ठीक है, यही बात देखना है। IB आप ज़्यादा लीजिएगा, IB तभी ज़्यादा लीजिएगा। सर इन दोनों का ग्राफ देखिए ना पहले, IB ज़्यादा लेंगे तो I भी ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? एकदम होगा। IB ज़्यादा लेंगे तो I ज़्यादा होगा, और I ज़्यादा होगा तो IC भी ज़्यादा होगा। इसीलिए थोड़ा ऊपर जा करके हुआ IB बराबर 20 माइक्रो एम्पियर। फिर आप बोलेंगे सर थोड़ा और हम ज़्यादा लेंगे, तो एक लड़का तीसरा ग्राफ लिया, उसका ऐसे ग्राफ गया, उसने लिया IB बराबर 30 माइक्रो एम्पियर। ठीक, फिर वो एक और लड़का आया, बोला नहीं सर हम भी ग्राफ बनाएंगे। वो ग्राफ ऐसे बनाया और उसने इस तरीके से ग्राफ दिया, उसने लिखा IB बराबर 40 माइक्रो एम्पियर। तो जिस तरीके से बेस करंट बढ़ाएंगे कलेक्टर करंट भी इंक्रीज करेगा। एक लड़का क्या बोलता है सुनिए, वो बोला नहीं सर हम IB का मान 0 लेंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, IB का मान 0। किसका मान? IB का मान 0। IB का मान 0 तो IB का मान 10 से नीचे ना होगा जी 0। वो ग्राफ ऐसे बनाया और IB का मान क्या लिया? 0 एम्पियर, 0 माइक्रो एम्पियर। अब बताइए IB का मान फ्लो ही नहीं करेगा, इसका मतलब पहला जंक्शन टूटा? नहीं टूटा। अरे पहला जंक्शन नहीं टूटेगा तभी ना IB नहीं फ्लो करेगा जी। जंक्शन ही नहीं टूटा तो करंट ही फ्लो नहीं कर रहा है, इसका मतलब इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, केवल यहाँ ICEO, याद आ रहा, ICEO लीकेज करंट फ्लो करता है। और यहाँ पर इसी में लीकेज करंट बोलते हैं इसको इतना पूरा करंट को क्या बोलते हैं? लीकेज करंट। और इस यहाँ पर ट्रांजिस्टर चालू नहीं है, इसे हम लोग कट ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कट ऑफ। क्या बोलते हैं जी? चलिए मैं लिख दे रहा हूँ अच्छे से, इसका नाम कट ऑफ रीजन, CUT कट, OFF ऑफ, REGION। क्या बोलते हैं इसे? कट ऑफ रीजन। यहाँ से यहाँ तक को क्या बोलते हैं? यहाँ से यहाँ पूरा को कट ऑफ रीजन कहा जाता है। देखिए ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये वाला सेक्शन, ये वाला को नाम दिया गया है सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन रीजन, क्या नाम देते हैं इसे? सेचुरेशन रीजन। और इस वाले सेक्शन में ही एम्पलीफायर बनता है। इस वाले रीजन को क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन। ये सेचुरेशन रीजन हुआ, एक्टिव रीजन हुआ, और ये कट ऑफ रीजन हुआ। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इसका बहुत यूज होगा आने वाले सेमेस्टरों में, आने वाले आगे के जितने सेमेस्टर होंगे, हर एक टीचर आपको कॉमन इमीटर को ही पकड़ेंगे। ये कॉमन इमीटर का बहुत यूज करने वाले हैं, इस फोटो का खासकर हम भी यूज करेंगे इसी सेमेस्टर में, और अगले सेमेस्टर में भी टीचर्स लोग जो आएंगे वो भी आपको इस कॉमन इमीटर को बार बार बोलेंगे। अच्छा आपसे आप कॉमन इमीटर का ग्राफ तो पढ़े हैं, यही लाइन बोलेंगे, ठीक है, वो पढ़ चुके होंगे, दोबारा इसको नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से समझिए। इस वाले ग्राफ से क्या पता चल रहा है? आउटपुट रेसिस्टेंस। आउटपुट रेसिस्टेंस निकलेगा। आउटपुट रेसिस्टेंस कैसे निकलता है? ठीक है, रेसिस्टेंस, आउटपुट रेसिस्टेंस V/I, VCE बटा में IC। ठीक है, VCE बटा में IC। ठीक है, VCE बटा में IC। आउटपुट रेसिस्टेंस निकलेगा VCE बटा में IC। ठीक है, ठीक है, कैसे सर? तो आउटपुट वोल्टेज बटा करंट, आउटपुट वोल्टेज बटा आउटपुट वोल्टेज बटा आउटपुट करंट अगर हम करेंगे तो आउटपुट रेसिस्टेंस कैलकुलेट होगा। जैसे यहाँ से इनपुट निकाले, जैसे R आउट बोलते हैं, RO बराबर VCE बटा IC, यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से आउटपुट रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर 3 रीजन होते हैं, एकदम करेक्ट, 3 रीजन। सेचुरेशन रीजन में, फिर से लिख रहा हूँ, इसको लिख के दिखाता हूँ, सेचुरेशन रीजन में, ठीक है, ये सेचुरेशन रीजन में जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर ऑन स्विच की तरह काम करता है। कैसा? ऑन स्विच की तरह काम करता है। कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर ऑफ स्विच की तरह काम करता है, ठीक है। और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करता है।
बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस सब बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। सैचुरेशन रीजन में ऑन स्विच, कट ऑफ रीजन में ट्रांजिस्टर काम नहीं करता, इसे ऑफ स्विच, और एक्टिव रीजन में ट्रांजिस्टर जो है एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो ये पूरा मैंने इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने रखा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोलूँगा इसको कि आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे का टॉपिक, पहले इसको नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट एज ए स्विच। इस पे बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर की तरह ये कैसे काम करता है, स्विच की तरह कैसे काम करता है। खैर उधर लिखा हुआ को भी मत देखिए, मेरे तरफ देखिए। आज के बाद हम कुछ डिज़ाइनदार सर्किट का यूज़ करने वाले हैं। अब देखिए, कॉमन इमीटर का ज़्यादातर प्रयोग होगा, इसलिए हम बहुत बार कॉमन इमीटर ही बनाएंगे, ठीक है। तो देख रहे होंगे आप, कॉमन इमीटर मैंने बनाया। अब आपके पास यहाँ एक बैटरी लगता है, आपको बनाए भी थे अभी, NPN ट्रांजिस्टर है, तो N टाइप को ऊपर पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से, इसका नाम VCE होता है। और देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब आइए इधर, इस सर्किट को आप रफ कॉपी में बना लेंगे, जो मैं अभी बता रहा हूँ, समझेंगे तब वो सब आगे समझ में आएगा, ठीक है। ये हो गया P टाइप को पॉजिटिव से, इसको नेगेटिव से, इसका नाम VBE। तो ये सिंपल सर्किट था। लेकिन अगर मैं आपको कुछ बात बता रहा हूँ, यदि मैं यहाँ एक रेसिस्टेंस दे दूँ, ठीक है, देखिए मैं नहीं देता हूँ, पहले नहीं देता हूँ, तो क्या होता है एग्जैक्टली क्या होता है कि इस जंक्शन और इस जंक्शन, यहाँ और यहाँ एक जंक्शन है, इसका नाम है बेस और इसका नाम है इमीटर, इसका नाम है इमीटर और इसका नाम है बेस। यहाँ से यहाँ तक एक वोल्टेज पाया जाता है, इसे VBE कहते हैं। तो भाई यहाँ से यहाँ तक जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज ये होगा, क्योंकि दोनों समानांतर क्रम है, इसीलिए VBE लिखा जाता है, ठीक। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक के वोल्टेज को VCE कहते हैं, VCE। तो सर यहाँ भी VC, यहाँ भी VC, इसलिए क्योंकि रास्ते में कोई भी लोग नहीं है, इसलिए जो वोल्टेज इसका होगा वही वोल्टेज इसका भी होगा। तो ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं अब समझाने वाला हूँ, क्योंकि आने वाले लेक्चरों में या आने वाले सब्जेक्ट में, टॉपिक्स में ये यूज़ होने वाला है। आज के बाद याद रखिएगा, कॉमन इमीटर में ये बेस हुआ, ये इमीटर हुआ, इन दोनों के बीच का वोल्टेज VBE कहलाता है, और इन दोनों के बीच का वोल्टेज VCE कहलाता है। ये फिगर 1 बना लीजिए, सबसे पहले कॉपी में बनाइए फिगर नंबर 1, इसको कंप्लीट बनाइए, क्योंकि मैं इसी में चेंज करने वाला हूँ कुछ, ठीक है। फिगर नंबर 1, ठीक। उम्मीद है फिगर नंबर 1 आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक। आते हैं फिगर नंबर 2 पे चलते हैं, इसी में मैं चेंज कर रहा हूँ मैं। यदि मैं यहाँ रेसिस्टेंस लगा दूँ, देख लीजिए, ठीक, इसे नाम देंगे Rin, इनपुट रेसिस्टेंस, और यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा दूँ, या यहाँ भी लगा सकते हैं, इसे RO, R आउट बोलते हैं, ठीक। तो अब इस रेसिस्टेंस के लगाने से, अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज वही रहेगा VBE, लेकिन अब यहाँ भी कुछ वोल्टेज का खर्च होगा, सही है, क्योंकि यहाँ तो करंट जा ही रहा है। कौन सा करंट जा रहा है सर? IB करंट जा रहा है। इसमें कौन करंट आ रहा है सर? IC करंट आ रहा है, यहाँ से इधर होते हुए इसमें, ठीक। और इधर जो करंट आ रहा है इसका नाम क्या हो रहा है? IE करंट आ रहा है। तो यहाँ भी वोल्टेज खर्च होगा। अब ये दोनों वोल्टेज मिलकर VBE बनेगा। अब इसका नाम VBE लिख देंगे तब तो यहाँ वोल्टेज ही खर्च नहीं होगा। दिमाग लगाइए, सोचिए कि यहाँ एक वोल्टेज है, इसका नाम VBE है, इसका भी नाम VBE है, बोल रहा है ये इसके बराबर, इसका मतलब यहाँ वोल्टेज खर्च नहीं हो रहा। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, I गुना R की जगह वोल्टेज खर्च होगा, तो इसका नाम बदल जाएगा। यही बताना चाह रहा हूँ, यहाँ नाम क्या बदलेगा? VBB। क्या नाम हो गया? VBB। BB बेस बायस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? बेस बायस, एक नाम है, VBB लेते हैं, बेस बायस। तो आज के बाद यदि बीच में रेसिस्टेंस दिखाई दे दे तो आप VB के जगह पर VBB, यानी VB यहाँ रहेगा, ये सही है यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज, लेकिन इधर वाला बैटरी का नाम VBB लिखिएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस आ गया। अगर ये रेसिस्टेंस नहीं रहता तो दोनों नाम हम सेम लेते। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए सेम, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज क्या है आपके पास? यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज VC, ठीक है। तो यहाँ कुछ खर्च होगा, इसलिए इसका नाम बदलेगा, इसका नाम होगा VCC। क्या नाम होगा? VCC। अब ये दूसरा फोटो भी आप फिगर नंबर 2 नोट डाउन कीजिए, काम आएगा फोटो फिगर नंबर 2, ठीक है।
और एक और बात फिगर नंबर 1 में, इसी में फिगर में 2 में ही आप ध्यान रखेंगे, ये प्लस है तो ये वाला प्लस इंडिकेट होता है, और ये ग्राउंड होता है जी, इसको ग्राउंड ना किए, माइनस भी है, यहाँ माइनस इंडिकेट होता है, क्योंकि आगे चल के इसका यूज़ करेंगे ये प्लस और ये माइनस, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आइए इसमें आइए, ये वाला यहाँ से जोड़िए, देखिए IC किससे जुड़ा, प्लस से, तो यहाँ पर प्लस होगा और यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चले आने वाले समय में यहाँ KVL वगैरह लगा के हम न्यूमेरिकल बनवाएंगे, तो प्लस माइनस का जानना बहुत ज़रूरी है। ये प्लस, ये वाला माइनस, इसके लिए ये वाला प्लस, ये वाला माइनस कैसे लगाए, तो बैटरी के अकॉर्डिंग लगाए हैं। तो ये आप फिगर नंबर 2 को बनाइए। फिगर नंबर 2 के बाद आते हैं फिगर नंबर 3, इसी को मॉडिफाई करते हैं। आने वाले समय में हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसका माइनस है और ये माइनस है, माइनस को जनरली ग्राउंड करते हैं। हम थोड़ा डिज़ाइनदार सर्किट या मॉडर्न सर्किट बना रहे हैं, जो कि अब आप किताबों में देखिएगा, किताबों में कैसा देखिएगा ऐसे ऐसे नीचे, और सिंपली इसको ग्राउंड कर देगा, ठीक, और ऊपर ले जाएगा और इसको ऐसे, इसका नाम बी या VB लिखेगा, यहाँ लिख देगा प्लस VCC, बस ऐसे ही सर्किट हो गया सर। अब मैं बोलूँगा देखिए यहाँ एक रेसिस्टेंस खाली बना देता हूँ, ठीक है, उसके बाद आपसे पूछता हूँ क्या दोनों सेम है, उसके बाद आप बताइएगा सेम है कि नहीं। यहाँ एक रेसिस्टेंस और यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा देते हैं, ठीक। अब मैं पूछूंगा क्या दोनों सेम है, आपसे पूछूंगा तो आप क्या जवाब देंगे, बोलेंगे नहीं सर ये तो अलग अलग है, इसमें तो कोई सर्किट ही नहीं दिख रहा है, इसमें तो सर्किट दिख रहा है, तो इसी का मॉडिफाई रूप है ये। सर कैसे, आप बताइए। तो देखिए ये देखिए यहाँ पर VB है, और यहाँ जब भी किसी सर्किट को जोड़ना है, इसका मतलब वो आगे चल के प्लस से जुटेगा और दूसरा ग्राउंड से एक तार आएगा और यहाँ माइनस से जुटेगा, इसी को हम छोटा कर दिए हैं इस तरीके से। और ये प्लस है, इसका मतलब ये बैटरी का प्लस हो गया, और यहाँ से माइनस लेंगे बैटरी का माइनस, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बनाया गया, और इसी का यूज हम यहाँ पर कर रहे हैं। आज के बाद कभी भी VCC ऊपर रहेगा, इसका मतलब आप समझेंगे VCC उधर से तार आएगा और यहाँ प्लस जुटेगा, यानी देखिए VCC यहाँ दिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऊपर प्लस आएगा और इधर से एक तार लेंगे माइनस, इसी को तोड़ दो ना जी, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से काटो, कैंची से काट दिए। कैंची से काटने का मतलब आप कैंची मत ले लीजिएगा, यहाँ तोड़ दिए तो प्लस वाला ऊपर गया कि नहीं, और माइनस वाला ग्राउंड में चला गया, तो मतलब इसको एक नया तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा शो कर रहे हैं। आज के बाद ऐसा फोटो देखिएगा तो घबराइएगा नहीं, यहाँ सर ऐसा फोटो में घबरा गए, लीजिए इसको हटा देते हैं, अभी काम का नहीं हमारा, ये VCC ये हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऊपर वाला प्लस है, तो यहाँ पर प्लस ऐसे दिखा देते हैं, बार बार इस तरीके से दिखाने की जरूरत नहीं है। ये फोटो और ये फोटो में कोई अंतर नहीं है, दोनों एकदम सेम है। यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है IB लिखेंगे, यहाँ करंट आ रहा है IC लिखेंगे, और यहाँ जो करंट जा रहा है IE। ये सर्किट है, इसको क्लोज्ड पाथ बनाया जा सकता है, जो कि आप बनाएंगे। तो अब इसको अगर समझ गए, तीसरा फोटो भी बना लीजिए इसके नीचे वाला, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑन स्विच ऑफ स्विच को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब ऐसा फोटो से जानकारी मिल चुकी है, ये फोटो वहाँ से आया है। यदि मैं बेस में वोल्टेज नहीं देता हूँ, फिर से सुनिए, बेस में वोल्टेज नहीं देता हूँ तो ट्रांजिस्टर काम नहीं करेगा। सर क्यों, सुनिएगा, ट्रांजिस्टर स्विच पढ़ने से पहले इसको समझिए। ट्रांजिस्टर में इस तरीके से ये कलेक्टर हुआ, ये बेस हुआ और ये इमीटर हुआ, 2 जंक्शंस होते हैं। कितने जंक्शंस होते हैं, 2 जंक्शंस होते हैं। कितने जंक्शंस हैं आपके पास, 2 जंक्शंस, एक का नाम J1 है और एक का नाम J2 है, एक का नाम J1 और एक का नाम J2 है। अब J1 और J2 के बीच में कौन टर्मिनल होता है जी, इधर होता है इमीटर, इधर होता है कलेक्टर। गौर से सुनिए, यहीं पर इंपॉर्टेंट है इसको समझने के लिए, इसको समझिए, ठीक है। यानी अगर इसको और इसको जोड़ दीजिएगा तो ये दोनों जंक्शन थोड़ी टूट जाएगा। एक बार मान लिया हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा बैटरी जोड़ दिए कैसे भी करके, तो दोनों जंक्शन टूट जाएगा, नहीं। दोनों जंक्शन को तोड़ने के लिए दोनों ये बेस वाला टर्मिनल इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बेस ही है जो इससे भी कनेक्टेड होता है, इससे भी कनेक्टेड होता है। इसीलिए सबसे की पॉइंट है बेस। यदि बेस के पास सप्लाई नहीं दीजिएगा तो ये ना तो ये टूटेगा ना तो ये टूटेगा। इसलिए सबसे पहले सप्लाई किस में दिया जाता है, बेस में दिया जाता है। इसीलिए जब भी हम स्विच बनाने जाएंगे तो बेस का बात करेंगे। बोल रहा है बेस में नो रेड कलर से लिखे, नो एनफ मतलब जितनी उसको ज़रूरत है। भाई 0.7 की ज़रूरत होती है ना, हम 0.7 से कम दे रहे हैं तो नहीं ऑन होगा और ये ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। यानी VB का मान 0, 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी, यानी कि जितना इसको ज़रूरत है उतना नहीं मिल रहा है। तो ये ट्रांजिस्टर में ना तो कलेक्टर करंट फ्लो करेगा ना तो इमीटर करंट। एक लड़का बोला यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा, नहीं करेगा सर, जंक्शन ही नहीं टूटेगा, बेस में नहीं दीजिएगा तो जंक्शन नहीं टूटेगा तो कलेक्टर इमीटर फ्लो करेगा क्या, नहीं करेगा। इसलिए ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, ठीक है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
सेम लैंग्वेज यूज करेंगे, सिर्फ ये नो को हटा देंगे, ठीक है। सेम लैंग्वेज रहेगा, एनफ बेस ड्राइव सब लिख दीजिए, नो हट जाएगा, नो जो लिखा हुआ है उसको काट दीजिए और बाकी सेम लैंग्वेज लिखिएगा, ठीक है। एनफ बेस ड्राइव। अब फोटो देखिए, एनफ बेस ड्राइव का मतलब यहाँ पर जितना ज़रूरत है उतना वोल्टेज हम देंगे। ये ऐसे गया, ऊपर गया, नीचे ऐसे आया, इधर आया, इसका नाम हो गया VB। VB बराबर V वोल्टेज दे रहे हैं, जिससे IB करंट आएगा और ये ग्राउंडिंग है, ऊपर में VCC सप्लाई है, यानी VCC। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर सप्लाई दी है यानी जंक्शन तोड़ा होगा, जंक्शन तोड़ा होगा, और जंक्शन तोड़ेगा तो कलेक्टर करंट भी फ्लो करेगा और इमीटर करंट भी फ्लो करेगा, यानी तीनों करंट इसमें फ्लो करेगा। इसमें तीनों के तीनों जीरो हो जाएगा, IB जीरो तो IC जीरो और I जीरो, तीनों जीरो, और यहाँ तीनों के तीनों करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो करने को ऑन स्विच बोलते हैं, जब स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो करता है ना, इसलिए यहाँ पर स्विच ऑन की तरह काम कराएंगे आप। ऐसे ऑन, यहाँ ऐसे ऊपर में लिखिएगा प्लस VCC, और ये ऑन स्विच ऐसे बंद करके दिखाइएगा, ये ऑन स्विच बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? ऑन स्विच। लैंग्वेज क्या लिखना है? नो को सिर्फ हटा दीजिएगा, बाकी सेम लैंग्वेज, ठीक है। कट ऑफ रीजन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। इफ वी गिव एनफ बेस ड्राइव, ठीक है, बेस ड्राइव वोल्टेज, एनफ बेस ड्राइव वोल्टेज, गिवन वोल्टेज to the base of transistor, then transistor comes in saturation region। कौन सा रीजन? saturation region। इसी में ऑन होता है, saturation region में जाएगा, saturation। so it act as एन ऑन स्विच की तरह काम करता है, यहाँ ऑन स्विच की तरह काम करता है। और ये फोटो बना दीजिएगा, तो ये स्विच की तरह एग्जाम में लिखना पड़ेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि ट्रांजिस्टर स्विच की तरह कैसे काम करता है ये बताइए, तो आप ये दोनों कंडीशन को आप बताइएगा। ऑफ स्विच की तरह कैसे काम करता है, ऑन स्विच। ये फोटो भी बना लिए होंगे कॉपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मेरा ट्रांजिस्टर, ठीक है, का कंपेरिजन और ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर। देखिए मैंने आपको अगला टॉपिक बताया, कंपैरिजन बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। किताबों में बहुत ज़्यादा लिखा रहता है, मैं 4 ही पॉइंट मेंशन करता हूँ, बस 4 पॉइंट काफ़ी है। बाकी सब चीज़ें आप जैसे इनपुट करंट कौन है, इनपुट वोल्टेज कौन है, आउटपुट करंट कौन है, आउटपुट वोल्टेज कौन है, ये सब उसमें लिखता है। बट हम इस 4 ही पॉइंट से आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी देखिएगा तो ऐसे ही है। तो करंट गेन, चारों पॉइंट को अच्छे से याद कीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा आप इसको मेंशन कीजिएगा। ये 4 और नहीं छोड़िए, इसके अलावा आप जोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। करंट गेन पढ़े हैं, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसका मान 0.95 से 99 होता है, 98 होता है, ठीक है। 98 नहीं सर, 99 तक होता है। कहाँ तक? 99 तक होता है, ओके। 20 से लेके 500 तक होता है, 50 से लेके 999 तक होता है, ठीक है। तो करंट गेन आप पढ़ चुके हैं, हम निकलवाए भी हैं। करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, हाँ वही वाला, ठीक है। वोल्टेज गेन नहीं निकाले हैं, जो कि एम्पलीफायर में बताएंगे। दोनों का मीडियम होता है, यानी ज़्यादा होता है, और इसका एक से कम। कॉमन कलेक्टर का वोल्टेज गेन, इसलिए वोल्टेज एम्पलीफायर जब हम पढ़ेंगे तो कॉमन कलेक्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसका जो वोल्टेज गेन होता है बहुत कम होता है। वोल्टेज गेन बहुत कम होता है, क्या बोले हम? वोल्टेज गेन बहुत कम होता है। कॉमन कलेक्टर में वोल्टेज गेन बहुत कम होता है। अब आइए इनपुट रेसिस्टेंस, यही मेन है जिससे एम्पलीफायर हम बनाएंगे। अगला क्वेश्चन है ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर। इस क्वेश्चन का जवाब के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल आएगा, और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। इसको पूरा अच्छे से याद कर जाइए। हाँ, ये जो मान मैंने लिखा है अप्रॉक्स लिखा है, किसी किताब में 20, किसी किताब में 50 होगा, तो घबराइएगा नहीं। लेकिन इतना नहीं कि सर ये हम ओम में लिखे तो वो किलो ओम में लिखेगा, ऐसा नहीं लिखेगा। तो ऐसा नहीं, ये मैंने अप्रॉक्स वैल्यू लिखा है क्योंकि जब ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखा जाता है तो जिस साइंटिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा होता है उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यू वेरी नहीं करता है, लेकिन हाँ 10, 20, 30, 40, 50 ऐसा वेरी करेगा, थोड़ा मोड़ा चेंज होगा। तो इनपुट रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, इसमें लो होता है इससे तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है। आउटपुट रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा है,
इसके बाद इसका इससे थोड़ा कम और इसका सबसे कम। ये आपके वैल्यू के अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं बोलूँगा कैसे निकालते हैं सर। जब आप उस ट्रांजिस्टर के अंदर जब सर्किट सेटअप किया जाता है तो उसमें ये वैल्यू नापा जाता है। तो ये 4 चीज़ें हैं जिससे हम कॉमन बेस, कॉमन इमीटर और कॉमन कलेक्टर को कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये तीनों में अंतर क्या होता है। अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो है ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर। उसमें मैं इसका उपयोग करूँगा और अच्छे से समझाऊँगा कि कैसे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। यही मेन थिंग्स है जहां आप ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर समझ पाएंगे, इसी का यूज़ करेंगे और इसको मिटाएंगे भी नहीं हम आपको। ठीक है, तो चलते हैं ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर को मैं समझाने जाता हूं अच्छे से। चलते हैं, तब तक इसको आप नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या है, हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर। आप कोई भी फोटो ले सकते हैं। हम लोग कॉमन बेस पढ़े, कॉमन इमीटर पढ़े, कॉमन कलेक्टर पढ़े। ऐसे कॉमन कलेक्टर का यूज़ हम लोग एम्पलीफायर में नहीं करते हैं, ये बात को अच्छे से मेंशन कर दे रहा हूँ। हम कॉमन बेस या कॉमन इमीटर यूज़ करते हैं, लेकिन आगे चल के कॉमन इमीटर का ज़्यादातर प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो कॉमन इमीटर भी ले सकते हैं यहाँ पर, कॉमन बेस भी ले सकते हैं, एनपीएन भी ले सकते हैं, पीएनपी भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ जिससे आप समझ पाएंगे अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर के कारण देखिए यहाँ इमीटर करंट अंदर की ओर आ रहा है। ये कौन सी करंट है, इमीटर। यहाँ पर कौन सा करंट आएगा, IE। उसके बाद देखिए यहाँ आएगा तो नीचे की ओर एक करंट जाएगा, इस करंट का नाम होगा IB, और इधर की ओर करंट जाएगा, इस करंट का नाम होगा IC। ठीक है, ये देखिए यही मेन चीज़ है। यहाँ पर मैंने सप्लाई वोल्टेज VI दिया है, उसका नाम क्या है, 10 मिली वोल्ट। कितना, 10 मिली वोल्ट। ये मैंने मिली वोल्ट में दिया है। हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज हमें कितना प्राप्त होगा, V आउट कितना मिलेगा, यही हमें प्राप्त करना है। V आउट ज़्यादा है कि कम है, यदि ज़्यादा होगा तो एम्पलीफाई हुआ, कम हुआ तो एम्पलीफाई नहीं हुआ। तो एग्जाम्पल के बिना आप इसको नहीं समझा पाएंगे, इसलिए मैंने लिखा है टू अंडरस्टैंड द अबव क्वेश्चन वी टेक एन एग्जाम्पल। इसलिए मैंने 10 मिली वोल्ट लिया। आप बोलेंगे हम 5 लेंगे, 4 लेंगे, 3 लेंगे, 2 लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं, 50 ओम। अब आइए, तो वोल्टेज है और रेसिस्टेंस है, तो इनपुट करंट निकल जाएगा। इनपुट करंट निकल जाएगा आपका, इनपुट करंट। चलिए इसका इनपुट करंट मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इनपुट करंट कितना निकल रहा है आपके पास, देख लीजिए। I यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, यहाँ ऐसे लिखते हैं, इनपुट वोल्टेज बराबर 10 मिली वोल्ट। इनपुट करंट, इनपुट रेसिस्टेंस बराबर 50 ओम मैंने दिया है। तो बताओ इनपुट करंट कितना होगा। इनपुट करंट बराबर फॉर्मूला जानते हैं ना, इनपुट करंट बराबर, जिसे I नाम दे रहे हैं, इनपुट करंट। ठीक है, इनपुट वोल्टेज बटा इनपुट, ठीक है, I बराबर V/R, यानी 10 मिली वोल्ट बटा में 50। इसको भागा दीजिएगा तो आपके पास आएगा, ठीक है, कितना रहा है, 10 मिली वोल्ट है ना, 10 मिली वोल्ट है, 10 मिली वोल्ट है, 10 मिली वोल्ट है। तो और कम कर सकते हैं, काट दीजिए, तो 0 1/5, 5 दूना 10, 0.2 मिली एम्पियर ये करंट आया आपके पास। थोड़ा और बढ़ा दीजिए, क्या कीजिए, इसको 100 मिली वोल्ट कर दीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कटेगा जल्दी, इसलिए हम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं सोच रहे हैं। 100 मिली वोल्ट से काटिएगा तो कितना आएगा, 2 मिली एम्पियर। ये ठीक ठाक करंट है, इमीटर करंट उतना होना चाहिए 2 मिली एम्पियर, बहुत छोटा वोल्टेज हो जाता है। 100 मिली वोल्ट मैंने लिया और ये 50 ओम इमीटर करंट निकल गया, I बराबर 2 मिली एम्पियर। ठीक, अब आइए हम लोग जानते हैं, ठीक है, एक बात बताइए, I इतना 2 मिली एम्पियर आ चुका है। अगर मैं अच्छा एम्पलीफायर, आइडियल एम्पलीफायर बनाना चाहता हूँ, फॉर आइडियल एम्पलीफायर के लिए, फॉर आइडियल एम्पलीफायर वी टेक, हम लोग लेते हैं वी टेक अल्फ़ा बराबर 1। अल्फ़ा का मान ऐसे 1 होता नहीं है, लेकिन अल्फ़ा का मान 1 लेते हैं। अल्फ़ा कौन है जी, तो देखो IC बटा IE, ठीक है, IC बटा IE, यानी हम लोग जानते हैं अल्फ़ा बराबर होता है IC बटा IE। ठीक है, अब बताओ, तुम ही बताओ, अल्फ़ा का मान दिए हुए है 1, तो इसका मतलब IC बटा IE होगा।
और दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करोगे तो IC बराबर I आएगा। ऐसे बराबर होता नहीं है कभी, माने लगभग ऐसे साइन दे सकते हैं बराबर का कि दोनों लगभग बराबर होगा, ठीक है, बहुत कम अंतर होता है। चलिए मान के चलते हैं जितना करंट I का होगा और I ही ये I है, यहाँ लिख देते हैं IE बराबर I इनपुट करंट I, यानी कि IE का मान हो गया, ठीक है, IE बराबर IC हो गया और इसका मान हो गया कितना हो गया जी, कितना हो गया 2 मिली एम्पियर। यहाँ तक आ गया। चलिए अब अंतिम जो वी आउट निकालना है, वी आउट कैसे निकलेगा ये देखिएगा। वी आउट बराबर वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, यहाँ से करंट आ रहा है और यहाँ रेसिस्टेंस है, यानी कि लिखेंगे IC इंटू, ठीक है, RL है, IC इधर से आ रहा है और RL है। IC का मान आपको मिल चुका है 2 मिली एम्पियर मल्टीप्लाई RL का मान है 5 किलो ओम, ठीक। अब आप एक बात बताइए, 2 मिली एम्पियर और 5 किलो ओम आपके पास है, 2 मिली एम्पियर और 5 किलो ओम है, तो ये देखिए मिली से किलो कट जाएगा और 5 दूना 10 वोल्ट आएगा, ठीक, इतना आया। एक लड़का बोला एम्पलीफायर कहाँ हुआ, तो एम्पलीफायर के लिए गेन निकालना जरूरी है, वोल्टेज गेन, क्या बोलते हैं इसे, वोल्टेज गेन। कितना गुना बढ़ा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट वोल्टेज। अगर आप एक फॉर्मूला लगाइए, आउटपुट वोल्टेज कितना आया भाई 10 वोल्ट, कितना आया, और इनपुट वोल्टेज कितना आया, आप इनपुट वोल्टेज लिए थे 100 मिली वोल्ट, ठीक। अब इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर में 10 नीचे में 100, ऊपर में गया 10 का पावर 3 यानी 1000, ठीक है। अब काटिए 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0, 10 गुना 10 100 हो गया, 100 गुना सिग्नल बढ़ गया, यानी वोल्टेज गेन ए भी बोलते हैं इसको जी। याद के बाद लिखना, भी मतलब वोल्टेज, ए मतलब गेन, ए भी वोल्टेज गेन, ए देखो ए मतलब गेन, भी माने वोल्टेज, वोल्टेज गेन को 100 गुना बढ़ गया आपका सिग्नल। यहाँ पर 100 मिली वोल्ट था, आपके पास 10 वोल्ट आया, इसका मतलब सिग्नल कै गुना बढ़ गया, 100 गुना बढ़ गया। तो आप अच्छे से देखिए मैंने कैसे बनाया, वो फिर से समझाता हूँ, ठीक है। हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट एज एन एम्पलीफायर, एग्जाम में एकदम ऐसे ही जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे एग्जाम्पल दे के आपको बनाना है, बिना एग्जाम्पल दे के आप समझाने लगिएगा नहीं समझा पाइएगा, इसलिए एग्जाम्पल दे के समझाना है। चलिए एग्जाम्पल फिर समझते हैं। इसमें सारा खेल इस रेसिस्टेंस का होता है, अगर ये रेसिस्टेंस इधर कम और इधर ज़्यादा नहीं होता तो ये एम्पलीफायर की तरह नहीं बन पाता। तो इधर कम रेसिस्टेंस होता है और इधर ज़्यादा होता है, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक ही है और ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है, ठीक है। इधर का 50 ओम मैंने लिखा भी है 10 से लेके 100 ओम, तो मान लेते हैं 50 ओम, ठीक है। इधर जो है किलो ओम में होता है 50 किलो ओम से हम उसमें से 5 ही किलो ओम लिए, और भी बढ़ा सकते हैं आप। तो इस तरीके से आपके पास रेसिस्टेंस आया। तो जब रेसिस्टेंस और वोल्टेज पता होगा, रेसिस्टेंस वोल्टेज पता होगा तो यहाँ का करंट नहीं निकल जाएगा, एकदम निकल जाएगा सर करंट, तो आई निकल गया। तो और इधर क्या चाहिए IC, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए, यहाँ का वोल्टेज निकालने के लिए इसको इससे गुना करना होगा। तो IC और I के बीच में बहुत कम अंतर होता है, आपको मालूम होना चाहिए। अगर ये 100% है तो 95% है। अगर मान लीजिए इसके पास 100 रुपया है तो इसके पास 95 रुपया होगा या 98 रुपया होगा या 99, जितना बेस करंट अगर 2 होगा तो ये 98 होगा। तो दोनों में अंतर कहाँ ज़्यादा हुआ, इसीलिए हम लोग मान के चले कि हम लोग अच्छा एम्पलीफायर बना रहे हैं, यानी आइडियल एम्पलीफायर। आइडियल एम्पलीफायर बनाने के लिए अल्फा का मान 1 ले लेते हैं, जिसके कारण I और IC लगभग बराबर समझा जाता है, ठीक है। और अगर हम बराबर नहीं भी लेते, आप कह देंगे कि आप सर बराबर क्यों ले रहे हैं, बराबर नहीं होता है, हम मान भी लेते हैं तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 1.9 मिली एम्पियर आएगा और 2 से थोड़ा कम मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ज़्यादा 100 गुना ना हो करके 90 गुना तो होगा ही, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पर उसको निकाल पाएंगे। तो इतना नहीं कि नहीं बढ़ेगा, ठीक है। हम लोग आइडियल केस में लेके चले हैं, आइडियल केस में लगभग 100 गुना बढ़ा, लेकिन दुनिया में कभी कोई चीज़ आइडियल नहीं होता है। आइडियल नहीं होने के कारण 100 गुना एकदम करेक्ट आंसर नहीं है, लेकिन हाँ इसी के आसपास हमारा एम्पलीफिकेशन होगा। तो ये एम्पलीफायर हुआ एक सिंपल सा, यानी कि हम अगर हम इसको और अच्छे से समझें तो अगर मैं एक छोटा सा सिग्नल दे रहा हूँ, ठीक है, तो ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, इसे एम्पलीफायर बोले, ठीक है। सिग्नल का एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, और वो एम्पलीफायर की तरह काम करने लगेगा। अब ऐसा सिग्नल वाला चीज़ कैसे बढ़ा सर, ये इसमें तो वैल्यू से पता चल रहा है, ठीक है।
और लेकिन आगे इसके बारे में नेक्स्ट आने वाले चैप्टरों में हम इसको और अच्छे से इस तरह का फ़ोटो बना के हम बताएंगे। और ऐसे उज्ज्वल सर एनालॉग में, सॉरी उज्ज्वल सर नहीं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गलती हो गई है, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स याद आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अगले चैप्टर में इन सब से रूबरू कराऊंगा। इसको भी पढ़ना है, ऐसा सिग्नल, ऐसा फ़ोटो क्या होता है, कैसे इसको समझते हैं, ये कहाँ से आया सिग्नल, ये साइनसोइडल सिग्नल, इन सब पर भी बात करेंगे जो कि आने वाले चैप्टरों में मिलेगा। तो ये मेरा एक क्वेश्चन इसमें और रह गया, लेकिन टाइम नहीं है, मैं बीच में कभी उसको डाल दूंगा। अब उसको बनाऊंगा तो 10 मिनट और लग जाएगा, ठीक है। मैं उसको डिस्कस कर दूंगा अगले चैप्टर में, ठीक है। वाई कॉमन इमीटर इज मोस्टली यूज्ड, ठीक है, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छूट गया तो इसको मैं कर दूंगा। कॉमन इमीटर को सबसे ज़्यादा प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ पढ़ाऊंगा इसको, सीधे बाइसिंग चैप्टर में ले जाऊंगा, इस यूनिट में नहीं, अगले यूनिट में। कौन सा, वाई कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्टली यूज्ड, इसको मैं उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक। आइए, हाँ, तीनों कॉन्फ़िगरेशन में सबसे मोस्टली यूज्ड कौन होता है, कॉमन इमीटर, इसी को अगले चैप्टर में। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, हम बढ़ते हैं इस चैप्टर में। 2 यूनिट और 2 टॉपिक और रह गया, एक, ठीक है, एक टॉपिक रह गया यूजेटी, ठीक, और एक टॉपिक रह गया, ठीक है, एफईटी, ठीक। तो मैं एफईटी स्टार्ट करूँगा, उसके बाद यूजेटी भेजूँगा, और इसी के बाद ऑप्टोकपलर भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि ऑप्टोकपलर में एलईडी और फोटो डायोड का प्रयोग होगा। किसका, एलईडी और फोटो डायोड दोनों पढ़े हुए हैं, इसलिए तीनों यूनिट होगा। एफईटी में 2 लेक्चर लगने वाला है, यूजेटी में 1 लेक्चर लगेगा, ऑप्टोकपलर में 1 लेक्चर लगेगा, यानी कुल मिला के 4 लेक्चर और लगने वाले हैं इस यूनिट में। 4 लेक्चर में आपका पूरा ये यूनिट फिनिश्ड होगा। आने वाले लेक्चर छोटे छोटे हैं, इसलिए समय कम लगेगा, वो मेरा प्लान है। चलिए, तो इसको मैं बार बार बताते रहता हूँ आपको आगे क्या पढ़ाऊँगा। अगला टॉपिक आएगा फैट, एफईटी फैट भी हम लोग इसमें कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।